प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 40 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत तुकाराम। संत तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं इस क्लास का। दूसरा प्रश्न क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तथा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वारेन हेस्टिंग्स सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास में जाना जाता था। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। जैसा कि आपको पता है कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। इसलिए इन शासकों का कार्यकाल के अनुसार जब क्रम लगाया जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, इनका जन्म 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत का धर्म भारत से इंग्लैंड जा रहा है। इसके लिए इन्होंने शीर्षक लिखा था इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 औरंगजेब की मृत्यु, बिल्कुल गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं बल्कि 1707 ईस्वी में हुई थी, 3 मार्च 1707। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। शेष सही विकल्प सुमेलित है। दूसरा है 622 ईस्वी में मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। तो दिए गए सभी विकल्प सही हैं, ए गलत था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने दिया था।
महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, अभी लेखपाल परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथिगो। इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सुमेलित कीजिए ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, कब की थी बेटा? 1897 ईस्वी को किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पहले उत्तर बता दें। ये चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के में चिनाब नदी पर स्थापित की गई है। इस परियोजना को वर्ष 1987 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बसंत विषु होता है। बसंत विषु, सबसे पहले विषु का मतलब क्या होता है? विषु का मतलब होता है हमारी पृथ्वी पर वे दो ऐसी तिथियां जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ऐसी दो ही तिथियां हैं, पहली 21 मार्च और दूसरी 23 सितंबर, जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। 21 मार्च को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे बसंत विषु होता है, जबकि 23 सितंबर को शरद विषु होता है। चूंकि प्रश्न में वसंत विषु पूछा गया था, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक स्थान है जो राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में एक अन्य स्थान भी है डेगाना, जो कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में यहाँ पर लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, ध्यान रखेंगे। लिथियम का पहला भंडार हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में खोजे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो पहले तो इस प्रश्न का हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सब लोगों को बता दें कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पटभी सीतारमैया को हरा कर अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर ध्यान रखें कि सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी जी के साथ मतभेद हो गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार,
इसके बावजूद भी महात्मा गांधी के इस आग्रह पर भी पट्टभी सीतारामैया ये चुनाव हार गए और इसके पश्चात ये पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आया था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पट्टभी सीतारामैया मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल भी थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एक तो गंगा नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कावेरी और गोदावरी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, अर्थात यह नदियां हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत नहीं आती। आप सबको पता होना चाहिए कावेरी नदी को अर्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है असम, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 100 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रश्न पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमेशा लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी प्रकार की नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपए की ही ऐसी नोट है जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, बल्कि उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी मूल्य वर्गों के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, केवल 1 रुपए की नोट को छोड़कर, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। साख सृजन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि नगद कोष अनुपात का मतलब होता है CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। यदि आरबीआई इस रेशियो को घटाएगी तो बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाएगा, अतः बैंक सभी लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएगा, जिससे उसकी साख में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं पहले।
राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है वो संघ सूची के विषय, जिन पर राज्य सरकार को अधिकार होता है वो राज्य सूची के विषय, और जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है वो राज्य सूची के विषय कहलाते हैं। आप सभी लोगों को भली भांति पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत कुल 66 विषय थे। वर्तमान में इन विषयों की संख्या 61 है, जबकि समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे और वर्तमान में इन विषयों की संख्या 52 है। तो चूंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आएंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसके मतलब यानी किसके अंतर्गत रखी गई है, तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए हैं, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फीमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह एक्ट कब आया था? यह एक्ट वर्ष 2002 में आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना बना और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसलिए इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो भारत की भाषा, लिपि और संस्कृति के अनुकूलित नहीं हो पाते, उन्हें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को अपनाने का पूर्ण अधिकार है और यह अधिकार उन्हें शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। जो भी ठोस चालक होते हैं उनमें धारा का वहन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा वाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि वो स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संज्ञा प्रदान की जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के
सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यह जो अनुच्छेद है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaClO3 CaOCl2 होता है, सॉरी माफ करिएगा, CaOCl2 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि 18 कैरेट सोने में खरे होने का प्रतिशत कितने परसेंट होता है? तो जो 18 कैरेट का सोना होता है वह 75% शुद्ध होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही जान लीजिएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका PDF में हम आप लोगों को शुद्ध रूप दे देंगे। बहरहाल 18 कैरेट सोने में खरे होने का प्रतिशत 75% होता है। तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प यहाँ पर गलत है, परंतु आप लोगों को PDF में सही करके भेज दिया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संतरे में बहुतायत होता है, संतरे में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन सी। ध्यान रखेंगे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें बहुतायत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत होता है आंवला, और आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है, जिसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, इससे खगोलीय दूरियां मापी जाती हैं। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस दूरी के माध्यम से खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, 15 मीटर होता है। ध्यान रखेंगे, अगर किलोमीटर रहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चूंकि यहाँ मीटर की बात की गई है तो मीटर बोलेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, और अगर किलोमीटर में होगा तो 10⁻12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देख लेते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो उन राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका आप लोगों को पता होना चाहिए एक कैरेबियन देश है, और इसकी राजधानी है सान जोस, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या भारत के संविधान के अनुसार पहले 552 हो सकती थी, परंतु आप लोगों को ध्यान रखना है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अतः अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यदि पूछी जाएगी तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है 550। चलें, वैसे UPSSB ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना है, बल्कि शुद्ध ऑप्शन ए होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए। चलें अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को
हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, अतः इस आधार पर वर्ष 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आप सभी को याद रखना है कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके अंतर्गत कुल 8 सदस्य देश आते हैं, जिनमें भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। जिसका नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है, जबकि इस संगठन के अंतर्गत म्यांमार को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है, जो केरल की है वही लक्षद्वीप की है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप से नीचे एक देश है मालदीव, और अगर मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछी जाए तो उसका उत्तर आपको दिवे ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? अगर ओणम पूछा जाएगा तो इसका उत्तर आप लोगों को करना होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये केरल का है। लेकिन अगर यही प्रश्न पोंगल पूछा गया होता तो सही उत्तर तमिलनाडु हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? तो सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है, जिसे महज 88 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगता है। तो ध्यान रखें, सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में बुध ग्रह को लगता है, और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह भी है। आप लोगों को एक प्रश्न और याद रखना है यहाँ पर कि बुध और शुक्र सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए आप लोगों को पता होगा कि इन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। इन्होंने, आप लोगों को बता दें, 1921 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा बांदला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा बांदला। तो चलिए आज के लिए 40 प्रश्नों की व्याख्या को रखते हैं। शेष 41 से लेकर के 80 प्रश्नों की व्याख्या कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।